नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। या मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की मैथ। हमने जो बैच स्टार्ट किया था 2024-25 के लिए, उसके अंदर हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, जिसके लिए हमने अभी तक 3 क्लास के अंदर अपने जो भी एक्सरसाइज नंबर 1.1 थी उसके बारे में संपूर्ण अध्ययन कर लिया था। एक्सरसाइज 1.2 के बारे में जो भी जानकारी हमें आवश्यक थी, जैसे अपरिमेय संख्या किस प्रकार से सिद्ध की जाती है, उसका हमने अध्ययन कर लिया था। आज की इस क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 1.2 से संबंधित अपने जो भी सवाल हैं, आज उन सभी का अध्ययन करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जिसके अंदर आज हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में जितने भी सवाल हैं सिद्ध करने वाले, वो सारे के सारे पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर नए हैं, आपने हमारे चैनल अरावली पाठशाला को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत जाकर उसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबा देना है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में जो वीडियोस है उनको अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि जो भी आपके मित्र वगैरह हैं उन तक ये क्लास पहुँचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और आपको अगर इस क्लास से संबंधित कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जिसके अंदर आज हम प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन करने वाले हैं। पहला सवाल है हमारे पास कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो √5 है उसको अपरिमेय सिद्ध करना है। कल हमने अपरिमेय सिद्ध करने के लिए जो विरोधाभास विधि थी उसकी हमने चर्चा की थी। तो उसी विरोधाभास विधि के द्वारा इसको भी अपरिमेय सिद्ध करना है। कल हमने 2 तरीके पढ़े थे कि एक तो नॉर्मली वो संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, मतलब जो इसका वर्गमूल है वो धनात्मक पूर्णांक नहीं आता, उसको किस प्रकार से अपरिमेय सिद्ध करते हैं। और दूसरा ये कि उसके साथ अगर कोई परिमेय संख्या जोड़ में है, बाकी में है, गुणा में है, भाग में है, तो उसको किस प्रकार से अपरिमेय सिद्ध करते हैं। दोनों को सिद्ध करने के तरीके अलग थे। ये अपने पास डायरेक्ट एक अपरिमेय संख्या दी हुई है, इसके साथ किसी भी परिमेय संख्या की जोड़, बाकी, गुणा, भाग नहीं है। तो इसके लिए हमने जो पहला मेथड यूज किया था उसकी सहायता से इसको अपरिमेय सिद्ध करेंगे। तो अगर इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो पहले हमें इसे परिमेय मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि अपने पास जो √5 है वो कैसी संख्या है, परिमेय है। अब परिमेय है तो इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि जो भी परिमेय संख्या होती है उसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। तो √5 को भी हमने परिमेय कहा है, तो इसको P/Q में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q क्या है, पूर्णांक है तथा सह अभाज्य है। पूर्णांक है और सह अभाज्य है। साथ में आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हर का मान है वो कभी शून्य नहीं हो सकता। इस प्रकार से लिख सकते हैं कि P और Q क्या है, पूर्णांक है और सह अभाज्य है। मतलब इन दोनों का अगर HCF लेने जाएंगे तो 1 आएगा, इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। दोनों जो संख्या है वो अलग अलग पूर्णांक है और दोनों पूर्णांकों के अंदर कुछ भी संख्या बराबर आने वाली नहीं है। ऊपर वाली भी अभाज्य संख्या है, नीचे वाली भी अभाज्य संख्या है। अब Q इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में, तो हो जाएगा √5Q बराबर P। हमें यहाँ से √ हटाना है। हमें यहाँ से क्या हटाना है, √ क्योंकि √5 को हम किस प्रकार से लिखे ये हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि √5 का अपने पास कोई मान नहीं है, कोई फिक्स मान नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से √ हटाना पड़ेगा। तो √ हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग कर। अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा √5Q का स्क्वायर और बराबर में P का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, स्क्वायर से √ हट जाएगा, Q का स्क्वायर और बराबर में P का स्क्वायर। 5 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो लिख सकते हैं Q² बराबर P²/5। देखना P² है, उसके अंदर 5 का भाग जा रहा है और एक दूसरी संख्या आ रही है अपने पास Q², मतलब 5 का भाग गया तभी तो दूसरा मान आया। अब P² के अंदर 5 का भाग जा रहा है
मतलब p के अंदर भी 5 का भाग जाएगा। किसी संख्या के वर्ग के अंदर अगर किसी अभाज्य संख्या का भाग जाता है तो उस संख्या के अंदर भी अभाज्य संख्या का भाग जाएगा। जैसे हम लिखते हैं कि 10 का स्क्वायर, उसके अंदर अगर 5 का भाग जा रहा है तो ये क्या है, संख्या का वर्ग है। तो इस संख्या, स्क्वायर हटा दे, केवल संख्या लिखे तो उसके भी अंदर उस अभाज्य संख्या का भाग जाएगा। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन अगर 10 के स्क्वायर के अंदर 5 का भाग जाएगा तो 10 के अंदर भी 5 का भाग जरूर जाएगा। यही बात यहाँ पर लिखनी है हमें। इसको भाषा के रूप में किस में लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर है, उसके अंदर 5 का भाग जा रहा है, मतलब पी के अंदर भी 5 का भाग जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः पी भी 5 से विभाज्य होगा। कि पी स्क्वायर के अंदर 5 का भाग जा रहा है, इसका मतलब पी के अंदर भी 5 का भाग जाएगा। अब पी के अंदर 5 का भाग जाएगा, जैसे हम कहते हैं कि 10 के अंदर 5 का भाग गया और कितना आया, 2, तो भाग गया। इसका मतलब तो ऊपर जो 10 थे उसके अंदर भी 5 के गुणा वाली कोई ना कोई संख्या थी। ऊपर जो 10 था उसके अंदर भी 5 मौजूद था, तभी भाग गया। मतलब जब हम किसी संख्या में अभाज्य संख्या का भाग देते हैं तो वो भाग तभी जाता है जब ऊपर वाली संख्या के अंदर उस अभाज्य संख्या के जैसी की जैसी संख्या मौजूद है। तो जैसे 5 का भाग दिया था तो ऊपर भी 5 होना चाहिए था, तो 10 के अंदर 5 होता है, इसीलिए 5 का भाग जाता है। अब यहाँ पर p के अंदर 5 का भाग जाएगा, मतलब ऊपर p के अंदर भी 5 के गुणा वाली कोई ना कोई संख्या मौजूद होगी। तो हम 5 के गुणा वाली संख्या एज्यूम कर सकते हैं। तो हमने कहा अतः p की जगह हम लिख सकते हैं 5r, कि p की जगह पर 5 के गुणा वाली कोई संख्या है। तो हमने कहा 5 और r का मान कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, वो कुछ भी मान हो सकता है, लेकिन वो गुणा किसके साथ होगा, उसका 5 के साथ, तभी उसके अंदर 5 का भाग जाएगा। तो p की जगह हमें 5r रखना पड़ेगा, अतः p बराबर 5r रखने पर p की जगह कितना रखेंगे, 5r, तो हो जाएगा अपने पास q स्क्वायर बराबर 5r का स्क्वायर बटे में 5। तो q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और r का स्क्वायर बटे में 5। 5 से काटा 25, तो q स्क्वायर आया हमारे पास 5r स्क्वायर। देखना 5 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास q स्क्वायर बटे 5 बराबर r स्क्वायर। वो की वो बात कि q स्क्वायर के अंदर 5 का भाग जा रहा है, मतलब q के अंदर भी 5 का भाग जाएगा। तो लिखेंगे q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः q भी 5 से विभाज्य होगा। कि q स्क्वायर के अंदर अगर 5 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि q भी 5 से विभाज्य है। इसका मतलब p के अंदर भी 5 का भाग जा रहा था, q के अंदर भी 5 का भाग जा रहा था। इससे निष्कर्ष क्या निकला कि p और q दोनों के अंदर 5 के गुणा वाली कोई ना कोई संख्या मौजूद है, मतलब दोनों के अंदर एक कॉमन गुणनखंड है अपने पास। यहाँ पर कहा था कि दोनों के अंदर कॉमन गुणनखंड केवल एक है, एक के अलावा कुछ और नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब हमने इसको हल किया तो पता चला कि p और q के अंदर एक और अभाज्य गुणनखंड है, एक के अलावा 5। ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है, दोनों के अंदर 5 कॉमन है। तो ये तो हमने जो माना था उसका उल्टा आ गया। हमने माना था कि सह अभाज्य है, अब यहाँ पर पता चला कि ये सह अभाज्य नहीं है, यह हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ है। और विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने जो कल्पना की थी वो गलत थी। हमने कल्पना की थी परिमेय संख्या की, अगर परिमेय संख्या है तो ये सह अभाज्य होना चाहिए था, लेकिन ये सह अभाज्य नहीं है, अतः ये परिमेय संख्या नहीं है। कैसी संख्या है, अपरिमेय। तो यहाँ पर हम लिखेंगे निष्कर्ष, p व q में एक
कनिष्ठ गुणनखंड 5 स्थित है, अतः P व Q सह अभाज्य नहीं है। इस विरोधाभास के कारण, अब ये हमें विरोधाभास प्राप्त मिल गया, तो इस विरोधाभास के कारण हम कह सकते हैं कि जो संख्या है वो परिमेय नहीं है, कैसी है? अपरिमेय। तो कहेंगे इस विरोधाभास के कारण √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस विरोधाभास के कारण हम कह सकते हैं कि जो √5 हमारे पास संख्या है वो कैसी है? अपरिमेय। हमें अपरिमेय सिद्ध करना था, पहले इसको परिमेय माना, P और Q के बटे के रूप में लिखा, फिर दोनों पक्षों का वर्ग किया तो पता चला कि P के अंदर 5 का भाग जा रहा है, मतलब P है वो 5 से विभाज्य है। तो 5 के गुणा वाला कोई मान रखा तो पता चला कि Q है वो भी 5 से विभाज्य है। तो P और Q के अंदर एक कॉमन गुणनखंड मिला हमें 5। पहले हमने कहा था कि ये अगर परिमेय है तो सहअभाज्य होनी चाहिए, लेकिन यह सहअभाज्य नहीं है, ये आपस में भाज्य है, दोनों के अंदर 5 कॉमन के रूप में आ रहा है। तो ये विरोधाभास हमें मिला है, तो हम कहेंगे कि ये जो संख्या है वो परिमेय नहीं है, कैसी है? अपरिमेय। अगला है अपने पास कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपने पास जो दूसरा टाइप था जिसके अंदर हम कहते थे कि परिमेय और अपरिमेय जब आपस में जुड़ती है तो अपने पास जो संख्या का युग्म मिलता है वो मिलता है अपरिमेय। मतलब अपरिमेय हमने कहा था कि तालाब में रहने वाली उस मछली के बराबर है जो उस पूरे तालाब को गंदा करती है। तो जैसे ये अपरिमेय संख्या वाला भाग साथ में जुड़ गया परिमेय के, तो ये पूरा का पूरा जो मान है वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। जैसे अपने पास यहाँ पर अगर संख्या देखी तो 3 है वो पूर्णांक है, 2 है वो भी पूर्णांक है, लेकिन √5 है वो अपरिमेय है। तो इस √5 की वजह से ये पूरा का पूरा मान है वो क्या हो रहा है? अपरिमेय। तो हम इसको हल करेंगे, एक बार इसको परिमेय मानना पड़ेगा, तो लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमने कहा कि 3 + 2√5 जो संख्या है वो कैसी है? परिमेय है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर लिखेंगे P और Q क्या है? पूर्णांक है तथा सहअभाज्य है। साथ में लिख सकते हैं कि Q ≠ 0, कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। जब हम इस प्रकार के सवाल को हल करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो अंडूट वाला मान है उसको एक तरफ रखना है, बाकी सारा का सारा मान दूसरी तरफ। तो प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा P/Q - 3, और 2 का गुणा हो रहा है, बराबर की इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। अभी भाग में आएगा तो पूरे के भाग में आएगा, मतलब P के भी बटा में रहेगा और 3 के भी बटा में रहेगा, क्योंकि ये पूरे के गुणा में था, इधर आएगा तो पूरे के अंदर भाग चला जाएगा। अब Q के अंदर भी भाग जाएगा इसका, तो हो जाएगा P/2Q - 3/2, मतलब √5 किसके बराबर आया? P/2Q के बराबर और 3/2 के बराबर। हम यहाँ पर देखते हैं कि P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, अतः ये पूरी संख्या कैसी हो जाएगी? परिमेय। ये तो बटा में लिखी हुई है मतलब परिमेय है, और ये 3/2 ये भी बटा में लिखी है मतलब ये भी परिमेय। किसी परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाते हैं तो अपने पास परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि PQ 3 व 2 पूर्णांक है।
अतः P बटे 2Q P बटे 2Q व 3/2 परिमेय संख्या होगी तथा P बटे 2Q माइनस 3/2 भी परिमेय संख्या हमने कहा कि P, Q, 3 और 2 ये सभी पूर्णांक है, तो P बटे 2Q है वो भी परिमेय संख्या होगी। जब पूर्णांकों का भाग दिया जाता है तो क्या आती है? परिमेय संख्या। और 3/2 ये भी अंश और हर में लिखी हुई है, हर का मान 0 नहीं है और ये सह अभाज्य है, मतलब ये भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में से कोई परिमेय संख्या घटाते हैं तो भी अपने पास क्या आती है? परिमेय संख्या। मतलब ये पूरा मान क्या हो गया? परिमेय संख्या। अतः अंडूर 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब ये हमको विरोधाभास मिल गया है कि जो √5 है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि होनी कैसे चाहिए थी? अपरिमेय। हमें यह विरोधाभास क्यों मिला? क्योंकि हमने इसको परिमेय माना था। तो लिखेंगे यह विरोधाभास हमें अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना कहे या फिर गलत कल्पना कहे, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः जो 3 + 2√5 है वो कैसी संख्या होगी? अपरिमेय। कारण क्या लिखना है कि पहले तो इसको P बटे Q के बराबर रखा, फिर अंडूड वाला मान एक तरफ रखना है, बाकी सारा मान दूसरी तरफ। अब दूसरी तरफ जो भी हमने मान रखा है अंडूड के अलावा वो सारा का सारा पूर्णांक है, और पूर्णांक अगर बटे में लिखा हुआ है, गुणे में लिखा हुआ है, जोड़ में लिखा हुआ है, बाकी में लिखा हुआ है, तो वो सारा का सारा परिमेय होता है। तो हमने इस सारे मान को क्या बता दिया? परिमेय। और ये √5 के बराबर, मतलब √5 भी क्या हो गया? परिमेय। अब √5 परिमेय क्यों आया? क्योंकि हमने पहले गलत कल्पना की थी, तो ये विरोधाभास हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अगर हम सही कल्पना करते तो सही मान प्राप्त होता, लेकिन हम सही कल्पना नहीं कर सकते थे क्योंकि अपने पास अपरिमेय को लिखने का कोई तरीका नहीं था। तो हमने गलत कल्पना की थी, तो अपने पास गलत कल्पना के कारण ही हमें परिमेय प्राप्त हुआ है। अतः हम कहेंगे कि ये जो संख्या है वो कैसी है? अपरिमेय। अगला है सवाल नंबर 3। लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। अब हमें ये जो संख्या लिखी है इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। जैसे पहला है अपने पास 1/√2, तो पहले तो इसको परिमेय मानेंगे, तो लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर हम लिखेंगे P और Q पूर्णांक हैं तथा सह अभाज्य है।
साथ में लिखना है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0, कि हर का मान है वो 0 नहीं हो सकता। देखना हमारे पास लिखा हुआ 1/√2 और बराबर में है p/q। क्या हम इसका व्युत्क्रम करके √2 को ऊपर ला सकते हैं? अगर हम इसका व्युत्क्रम करें, अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो √2 का चला जाएगा ऊपर, q का चला जाएगा ऊपर और p का आ जाएगा नीचे। तो ये हो जाएगा अपने पास √2 बराबर q/p। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये √2 वाला सवाल हो गया, हमने √2 को अपरिमेय सिद्ध किया था। अब उसी प्रकार से ये सवाल भी करना है। देखना p इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में, तो हो जाएगा √2p बराबर q। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अपने पास हो जाएगा √2p का स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। तो p स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं q स्क्वायर बटे में 2। p स्क्वायर बराबर अपने पास क्या आ जाएगा? q स्क्वायर बटे 2। वापस वो की वो बात कि q स्क्वायर के अंदर 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब q के अंदर भी 2 का भाग जाएगा। लिखेंगे q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अतः q भी 2 से विभाज्य होगा। क्योंकि q स्क्वायर के अंदर 2 का भाग जा रहा था, किसी संख्या के वर्ग के अंदर अभाज्य संख्या का भाग जाता है, तो फिर उस संख्या के अंदर भी उस अभाज्य संख्या का भाग जाता है। तो q स्क्वायर के अंदर 2 का भाग जा रहा था, तो q के अंदर भी 2 का भाग जाएगा। अब भाग क्यों गया? क्योंकि q के अंदर कोई ना कोई 2 के गुणा वाली संख्या मौजूद थी, तो हम q को किसी 2 के गुणा वाली संख्या एज्यूम कर सकते हैं। तो q को हमने लिखा 2r, तो q की जगह हम क्या रख सकते हैं? 2r। तो हो जाएगा अपने पास p स्क्वायर बराबर 2r का स्क्वायर बटे में 2। p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4r स्क्वायर बटे में 2, 2 से काटा 4 को, तो p स्क्वायर बराबर आया अपने पास 2r स्क्वायर। अब 2 का इधर गुणा है, उधर जाएगा तो भाग, तो हो जाएगा p स्क्वायर बटे 2 बराबर में r स्क्वायर। तो यहाँ से हम वापस क्या कह सकते हैं कि जो p स्क्वायर है वो 2 से विभाज्य है, अतः p भी 2 से विभाज्य होगा। अब यहां से हमें निष्कर्ष क्या मिला? यहां से हम लिखेंगे इसका निष्कर्ष कि जो p और q है अपने पास, उन दोनों के अंदर एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद है और वो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2। इसका मतलब ये सहअभाज्य नहीं है। अगर सहअभाज्य नहीं है तो ये विरोधाभास हमें मिला है, तो हम कहेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। तो निष्कर्ष लिखेंगे p व q में एक अभाज्य गुणनखंड दो स्थित हैं, अतः p व q सहअभाज्य नहीं है। तो हमें एक विरोधाभास मिल गया। तो इस विरोधाभास के कारण हम कह सकते हैं इस विरोधाभास
कारण हम कह सकते हैं कि जो अंडरूट 1/√2 है वह अपरिमेय संख्या है। तो अपने पास जो 1/√2 थी वो संख्या कैसी आ गई? अपरिमेय। तो इस प्रकार से आपके पास कोई भी अपरिमेय संख्या है उसको आप सिद्ध कर सकते हैं। जो विधि काम में लेनी है वो काम में लेनी है विरोधाभास की विधि। अगला है 7/√5। सिद्ध करना है कि जो 7/√5 है वो अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 तो अपने पास अपरिमेय होती है, लेकिन इसके साथ में ऊपर अंश के रूप में कितना आ गया? 7 आ गया। मतलब जैसे ही कोई परिमेय वाला भाग अपरिमेय के साथ में जुड़ जाता है तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है? अपरिमेय। तो इसके अंदर अपरिमेय वाला भाग तो केवल √5 है, लेकिन जैसे ही 7 इसके साथ में जुड़ गया तो ये पूरा का पूरा भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अब इसको अगर हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो पहले इसको परिमेय मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना 7/√5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय है तो इसको P/Q में लिख सकते हैं। तो जाएगा 7/√5 बराबर P/Q। P और Q पूर्णांक है तथा सह अभाज्य है और साथ में Q0 = 0, कि हर का मान भी 0 नहीं है। अब अंडरूट वाला मान है वो हमें एक तरफ रखना है, बाकी सारा का सारा मान दूसरी तरफ। देखना √5 इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में, और Q इधर भाग में है उधर जाएगा तो गुणा में। तो अपने पास हो जाएगा 7Q बराबर √5 P, कि Q का गुणा तो 7 के साथ कर दिया और √5 का गुणा P के साथ। तो अपने पास केवल अंडरूट वाला मान एक तरफ रखना है, बाकी सारा का सारा मान दूसरी तरफ। तो ये हो जाएगा 7Q/P बराबर √5। अब देखना P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, मतलब 7Q/P है वो एक परिमेय संख्या होगी, और ये √5 के बराबर है, मतलब √5 भी परिमेय संख्या है। और यह विरोधाभास हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः हम कहेंगे कि जो 7/√5 है वो अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे 7P व Q पूर्णांक है। अब पूर्णांक है मतलब पूर्णांकों का गुणा किया तो भी पूर्णांक आएगा, और उसके अंदर किसी पूर्णांक का भाग दिया तो अपने पास अंश और हर वाली संख्या आ जाएगी, और अंश और हर वाली संख्या मतलब परिमेय संख्या। तो हो जाएगा 7P व Q पूर्णांक है, अतः 7Q/P एक परिमेय संख्या होगी। इस कारण √5 भी परिमेय संख्या होगी। मतलब √5 है वो भी क्या आ जाएगी अपने पास? परिमेय। और ये परिमेय क्यों आ रही है? क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी। अगर सही कल्पना करते हैं तो अपरिमेय आता। तो हम कहेंगे यह विरोधाभास हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः 7/√5
5 एक अपरिमेय संख्या बस ये तरीका है अपने पास। दूसरा टाइप, जो पहला टाइप है उसके अंदर हम सहभाज्य को सहभाज्य नहीं बताते थे कि जो पी और क्यू है वो सहभाज्य होते हैं जब उसको परिमेय लिखते हैं, और जब हम उसको हल करते हैं तो अपने पास वो सहभाज्य नहीं आते, तो अपने पास वो अपरिमेय हो जाती है। और दूसरा टाइप ये है जिसके अंदर अंडर वाला मान एक तरफ रखना है, बाकी सारा का सारा मान दूसरी तरफ, और जो दूसरी तरफ मान रख रहे हैं उसके अंदर सारे के सारे पूर्णांक होंगे, और पूर्णांक होने के कारण वो पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा, परिमेय। तो इस कारण ये परिमेय हो जाएगा, तो इसके बराबर में जो अंडर वाला मान है वो भी क्या हो जाएगा, परिमेय। और ये परिमेय क्यों आया, क्योंकि हमने अपनी गलत कल्पना की थी। अगर सही कल्पना करते तो सही मान प्राप्त होता, हमने गलत कल्पना की थी, इसके कारण हमें ये परिमेय प्राप्त हुआ, अतः हम कहेंगे कि जो संख्या है वो अपरिमेय है। ये दोनों तरीके आपको सीखने हैं। अगला है 6 प्लस अंडर 2, इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। हम जानते हैं कि इसके अंदर जो अंडर 2 है केवल वही अपरिमेय है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर जो परिमेय वाला भाग जुड़ गया 6, तो ये पूरा का पूरा भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। इसके अंदर 6 की कोई गलती नहीं है, लेकिन इसकी गलती ये है कि ये अंडर 2 के साथ में जुड़ गया। अगर किसी और पूर्णांक के साथ में जुड़ता, परिमेय के साथ में जुड़ता, तो ये अपरिमेय नहीं होता, लेकिन ये जुड़ा है अंडर 2 के साथ, और अंडर 2 अपने पास है अपरिमेय, तो ये 6 प्लस अंडर 2 ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको भी एक बार परिमेय के बराबर मान लेंगे, तो लिखेंगे माना 6 प्लस अंडर 2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q पूर्णांक हैं तथा सह अभाज्य है। पूर्णांक और सह अभाज्य है, और Q का मान है वो 0 नहीं हो सकता। अब क्या करना है, जो अंडर वाला मान है उसको एक तरफ रखना है, बाकी सारा का सारा मान दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा अपने पास अंडर 2 इधर और P बटे Q माइनस में 6। जो प्लस का 6 था उसको हम लेके आए इधर। देखना P बटे Q ये तो परिमेय है, और उसके अंदर से कोई पूर्णांक घटा रहे हैं, और पूर्णांक भी कैसी संख्या होती है, परिमेय होती है। तो परिमेय में से कोई परिमेय संख्या घटाते हैं तो वो भी अपने पास क्या आती है, परिमेय। तो यहाँ पर लिखेंगे P Q व 6 पूर्णांक है, अतः P बटे Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या होगी। इस कारण अंडर 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब कारण यहां पर लिखेंगे कि हमें परिमेय क्यों मिली, क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी। अगर सही कल्पना करते तो सही मान प्राप्त होता। तो हम कहेंगे यह विरोधाभास हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः 6 प्लस अंडर 2 एक
अपरिमेय संख्या तो आपको ये जो दो टाइप है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के, वो मैं आशा है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। पहला टाइप वो है जिसके अंदर हम पी और क्यू को सहभाज्य बोलते हैं और हल करने पर वो हमारे पास सहभाज्य नहीं आते, इसका मतलब वो अपरिमेय होते हैं। और दूसरा ये कि अगर वो परिमेय के बराबर है तो जो अंडर रूट वाला मान है उसको एक तरफ रखना है, बाकी सारा का सारा दूसरी तरफ। अब साथ में अपरिमेय के जो भी जुड़ा होता है वो परिमेय वाला भाग होता है। तो हमने कहा कि जो भी अपने पास पी है, क्यू है, साथ में जो भी संख्या है वो सारा का सारा पूर्णांक है, मतलब पूर्णांक वाला जो भी भाग है वो सारा का सारा क्या होगा, परिमेय। और वो अंडर रूट वाले मान के बराबर है, मतलब अंडर रूट वाला मान भी क्या हो जा, परिमेय। और वो परिमेय आया है क्यों, क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी, तो इस कारण हम कह सकते हैं कि वो कैसा है, अपरिमेय। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पी बटे क्यू क्या है, परिमेय, और 6 भी क्या है, परिमेय। अब परिमेय में से परिमेय वाला भाग घटाते हैं तो हमेशा जो मान प्राप्त होता है वो कैसा होता है, परिमेय। परिमेय में से परिमेय वाला भाग घटाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, परिमेय। तो आशा है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अपरिमेय संख्या से संबंधित अपने जितने भी सवाल थे किताब के अंदर वो सारे के सारे हमने हल कर दिए हैं, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको ये दोनों टाइप अच्छे से सीखने हैं और संख्या किसी भी प्रकार की आए उसको आप अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सवाल ये एग्जाम्पल और आपकी जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन है उसके अंदर से आए, इसके बाहर भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसको हल करने में समस्या नहीं होनी चाहिए। तो क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, हमारे चैनल अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करना है, और क्लास को आप जितने अधिक लोगों तक शेयर करोगे उतना उनका भी फायदा रहेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में मिलेंगे हम बहुपद के साथ।